हाँ जी दोस्तों नमस्कार, हिस्ट्री हंगर्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे हैं। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी साथी शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उनके साथ हमारे चैनल को शेयर भी करें। चलिए साथियों आज के सीरीज में हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर और हमारा चैप्टर है छूकर देखें। मैं स्कूल से लौट रही थी। घर पर दो लोगों को अपनी बात सबसे पहले बताना चाहती थी। वे मेरी बातों से सबसे ज्यादा खुश होते हैं। पहली तो है मेरी नानी। वे उत्सुक रहती हैं मेरी बातें सुनने को। यानी कि एक बच्ची है यहाँ पर ये जो कहानी है पूरी की पूरी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पर एक बच्ची है वो स्कूल से आती है और अपनी बातें बताना चाहती है अपनी नानी को और जो कि काफ़ी बूढ़ी हैं, उन्हें सुनाई कम देता है। और एक हैं उसके भैया, रवि भैया, जो कि आँखों से जिन्हें दिखाई नहीं देता है। ठीक है? तो ये स्टोरी चलती जाएगी यहाँ पर। इसमें से जो काम के क्वेश्चन हमारे बनेंगे, वहाँ हम चलते हैं। तो ये जो इस बच्ची के भैया हैं इनको दिखाई नहीं देता है। ठीक है? तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये बात हो रही है, तो कहीं न कहीं अंधे बच्चों की बात होगी और जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है, और वे पढ़ते कैसे हैं इस चीज की बात होगी। ठीक है। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। कॉलेज के बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं। कुछ तो उनसे पढ़ने घर भी आते हैं। रवि भैया को संगीत सुनने, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक है। खूब हंसते हंसाते हैं। भैया जब घर के बाहर जाते हैं तब एक सफेद छड़ी ले जाते हैं। यानी इस लड़की के जो ये भाई हैं उन्हें दिखाई नहीं देता है और वो जब घर से बाहर जाते हैं तो एक छड़ी अपने साथ ले जाते हैं और उसके साथ ही ये पूरी की पूरी स्टोरी दी गई है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। चलिए, कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। अब क्या है यहाँ पर देखिए ये स्टोरी दी गई है बच्ची की नानी की और उसके भैया की। तो छोटे बच्चे होते हैं। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, कक्षा 3 का पर्यावरण हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं प्राथमिक स्तर के वो बच्चे कहानियों में इंटरेस्ट लेते हैं और कहानियों में इंटरेस्ट लेते हैं और कहानी के जो पात्र होते हैं, कहानी के पात्रों को वो बड़ी संवेदनशीलता के साथ देखते हैं, मतलब समझते हैं। जैसे कोई भी यदि हम बात करें, फ़िल्म की भी बात करें, जैसे फ़िल्म में कोई भी पात्र होता है, तो उस पात्र में जैसे हीरो है, तो हीरो को बड़े एक संवेदनशीलता के साथ देखते हैं। हीरो मार खा रहा है, तो बच्चों को लगता है अरे! हीरो मर जाता है तो बड़े सैड हो जाते हैं। इसी तरीके से बच्चों को यदि कहानी पढ़ रहे होते हैं, कहानी का कोई पात्र जो है, मेन रोल में जो है, वो अच्छा करता है, तो बच्चों को अच्छा फ़ील हो रहा है। यदि उसके कोई कष्ट उसमें आते हैं, तो वो भी बच्चे उस सेंसिटिविटी को भी बच्चे क्या करते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, है ना? तो यहाँ पर ये बात हो रही है। चलिए आगे और बढ़ें। तो हमने कहानी में पढ़ा कि रवि भैया देख नहीं सकते, लेकिन वे अपने सारे काम खुद ही करते हैं। वे अलग-अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं। वे कैसे अपना काम करते होंगे, यह समझने के लिए पहले आँखें बंद करके पहचानने का खेल खेलो। यहाँ पर बच्चों को आँख मिचौनी खेलने का कहा जा रहा है कि यदि कोई जिसकी आँखें नहीं हैं, तो वो अपने कार्य कैसे कर पाएगा? समूह में एक बच्चा अपनी आंखों पर पट्टी बांधे, फिर बाकी बच्चे एक-एक करके चुपचाप उस बच्चे के पास आए, आंखें बंद किया, बच्चा दूसरे पर हाथ फेरकर उसे पहचानने की कोशिश करे। ध्यान रहे, कोई आवाज ना करे। क्यों? इसी तरह बारी-बारी सभी बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधो, ताकि वे दूसरों को पहचानने की कोशिश करें। तो यहाँ पर बात हो रही है, देखिए, स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। तो कोई व्यक्ति के जीवन में क्या परेशानियाँ हैं, ये जैसे जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता, जो अंधे बच्चे हैं, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन बच्चों के जीवन में वो दैनिक जीवन में क्या-क्या परेशानियाँ उठा रहे हैं, क्या-क्या उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इन चीज़ों के लिए हम बच्चों को क्या है कि रियलिस्टिक तरीके से, वास्तविक तरीके से बच्चों को रियलाइज़ कराना चाहते हैं। तो क्या किया गया इसमें बच्चों के आँख मिचौनी का खेल खिलाया गया कि अब तुम्हारे क्लास के जो सहपाठी हैं, साथी हैं, अब तुम्हें आँखें बंद हैं तुम्हारी और तुम्हें उनको क्या करना है, पहचानना है। ठीक है? तो याद रखें स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। चलिए, और हमारा क्वेश्चन फिर बनेगा यहाँ से। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। ठीक है? तो अंधे बच्चों के लिए यानी कि ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें दिखाई नहीं देता, वे कैसे पढ़ते हैं? तो वे ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन फिर है यहाँ से। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले
औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। तो ब्रेल जो लिपि होती है उसे कैसे पढ़ा जाता है? तो कागज में क्या है कि ये उभरे हुए अक्षर से होते हैं, डॉट टाइप के होते हैं, और वहां पर क्या किया जाता है, हाथ फेर कर उसको पढ़ा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए कैसे और आगे इसमें से क्वेश्चन बनेंगे हमारे। तो हम क्वेश्चन की ओर ही चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक ये दिया गया है ब्रेल जो लिपि है उसको। तो आप इसको देख पाएंगे, कार्ड शीट जो है यहाँ पर देखिए, ए के लिए एक दिया गया है इस तरीके से नुकीला, और बी के लिए दो हैं, सी के लिए इस तरीके से ऊपर दो हैं, डी के लिए इस तरीके से है, ई के लिए ये पैटर्न है। तो जब बच्चे इन पे हाथ फेरते हैं, हाथ फेर कर वो पहचानते हैं कि ये लेटर कौन सा है। इस तरीके से ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। ठीक है। तो आई कैसे ये ब्रेल लिपि, इसके लिए भी ये शानदार क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है। तो लुईस ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गईं। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी, वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका, छूकर पढ़ने का, छूकर पढ़ने का, और यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। ठीक है। तो ये एक चीज आपको देख, जो लुइस ब्रेल था ना, ये फ्रांस देश का रहने वाला था, और इसी ने जो है ये जो ब्रेल लिपि खोजी, तो ब्रेल लिपि इसी ने दी। और सबसे बड़ी बात देखिए आप यहाँ पर, कि जो खुद बच्चा मतलब आंखों से जिसे दिखाई नहीं देता था, जिस व्यक्ति ने, और उसी ने इस ब्रेल लिपि को बनाया। ठीक है। तो ब्रेल लिपि में क्या होता है? तो इस तरह की ब्रेल, यानी कि इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। याद रखें ये पॉइंट, पूछ लिया जाता है कि यह जो लिपि है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। तो यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। किसने बनाया इसे? तो लुइस ब्रेल ने बनाया। कहाँ के थे? तो फ्रांस देश के रहने वाले थे। ठीक है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं, जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ से, बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल सीट दिखाना अच्छा रहेगा। यदि आप बच्चों को ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो क्या है, वास्तविकता तरीका से क्या होगा कि जो ब्रेल सीट है वो हम ले लें हाथ में, और बच्चों को दिखाएं कि देखिए बेटा इसको महसूस करिए, और ये जो है वो ब्रेल लिपि है, इस तरीके की ब्रेल सीट होती है। ठीक है। तो इसमें था, इस चैप्टर में इतना ही था। तो हमारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमने यहाँ पर कर लिया कवर। और मेरी एक बार बार मैं एक चीज़ आप लोगों से कह रहा हूँ कि इसके नोट्स भी आप साथ साथ प्रिपेयर करते रहें। ठीक है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एक शॉर्ट नोट्स टाइप के तैयार हो जाएं, जो एग्जाम में क्विक रिवीजन के रूप में आपके लिए काम करें। चलिए बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर की ओर। और अगला चैप्टर है हमारा, कहाँ से आया, किसने पकाया। देखिए ये चित्र हमारे पास दिए हैं, और इस चित्र को आप ध्यान से देखें। यहाँ पर एक ये बच्चा है, वेणु, और वेणु का परिवार दिया गया है, और एक तरफ है रानी, रानी का परिवार दिया गया है। तो इस चित्र में देखिए, ये जो वेणु की माँ है, ये बर्तन साफ कर रही हैं। बच्चा जो ये वेणु है, ये मतलब क्या कर रहा है, ये पुरुष जो है यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं। और इधर देखिए, ये इसके मम्मी पापा खाना खा रहे हैं, बच्ची भी खाना खा रही है। इधर बच्ची खाना परस रही है, पुरुष खाना खा रहे हैं। और इधर देखिए ये चित्र में आप एक बार इसको एनालिसिस करिए, फिर हम वापस इस पे आएंगे। दोनों परिवारों में कौन किस तरह के काम कर रहा है? तो इसमें बात हो रही है कि जो परिवार के सदस्य हैं, वो किस परिवार में कौन लोग किस तरह का कार्य कर रहे हैं। क्या तुम्हारा परिवार इन दोनों में से किसी एक परिवार जैसा है? यदि हाँ, तो किसके जैसा? तुम्हारा परिवार उस परिवार से कैसे मिलता है? यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है हमारे लिए बहुत ही शानदार। रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, जेंडर विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए, ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सकें और किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे। तो जेंडर विषमता है क्या? जेंडर इनइक्वलिटी की अगर हम बात करें, तो महिला और पुरुष में भेदभाव, ये हमने बात भी की थी हमारे बाल विकास में, एक अलग से स्पेशल चैप्टर दिया भी है। इससे पहले वाले जो चैप्टर था वहां भी ये डिस्कस हुआ था। तो इस चित्र में हम वापस आते हैं, और चलिए देखिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जेंडर विषमता क्या रहेगी। तो ये जो इधर का परिवार है, यहाँ पर देखिए
महिला काम कर रही है इधर और ये पुरुष भी काम कर रहा है। लेकिन इस चित्र में कौन कर रहा है? केवल महिला कार्य कर रही है। चलिए आगे बढ़ें। यहाँ पर देखिए महिला, पुरुष और ये लड़की साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं और यहाँ पर केवल पुरुष खाना खा रहे हैं और ये जो लड़की है यानी कि महिला है, ये क्या है? खाना परस रही है, मतलब ये कार्य कर रही है। यहाँ पर देखिए ये पुरुष भी अखबार पढ़ रहा है, महिला अखबार पढ़ रही है, बच्ची साइकिल चला रही है, यानी कि सभी लोग सभी काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि महिलाएं कार्य कर रही हैं और पुरुष बैठकर क्या कर रहा है? पेपर पढ़ रहा है। तो इधर का जो परिवार है यानी किसका? रानी का जो परिवार है उसमें केवल और केवल क्या है? महिलाएं कार्य कर रही हैं, पुरुष कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से परिवार में क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता आ जाती है, जेंडर विषमता आ जाती है। तो बच्चों के मन में यह चीज बैठ जाती है कि जितने भी घर के कार्य हैं, यानी कि जो भी कार्य होंगे उन्हें केवल और केवल महिलाएं करेंगी और बाहर के जितने भी जो भी कार्य होंगे उन्हें पुरुष करेंगे। तो ये यहाँ पर क्या आ गई? जेंडर विषमता आ गई। लेकिन वेणु का जो परिवार है, वो उस परिवार में पुरुष भी काम कर रहे हैं और महिलाएं भी काम कर रही हैं। यानी कि जेंडर इक्वेलिटी है यहाँ पर। जेंडर की क्या है? समानता है। ठीक है, तो हमें बच्चों से इस चीज की चर्चा करनी चाहिए, बच्चों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो वर्तमान में जो चल रहे हैं परिवार, वो किसके परिवार जैसे चल रहे हैं? वेणु के परिवार जैसे चल रहे हैं या रानी के परिवार जैसे चल रहे हैं? कमेंट के माध्यम से मुझे बताना जरूर आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं उसमें और अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, खाना बनाना, यानी कि अभी क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया बच्चों के लिए कि कौन क्या कार्य करता है। खाना बनाने का कार्य तुम्हारे घर में कौन करता है और तुम्हारे दोस्त के घर में कौन करता है? बाजार से सामान खरीदना, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, पानी भरना। तो यहाँ पर बच्चे क्या है? अपने अपने विचार बताएं कि हमारे घर में तो ये व्यक्ति कार्य करते हैं और हमारे दोस्त के घर में ये करते हैं। तो जब आपको ये पता चला तो आप देखेंगे अच्छा इसमें कहीं ना कहीं जेंडर विषमता है। तो आप उस चीज की बच्चों से चर्चा करेंगे। ठीक है, जो आया कहाँ से आया? नीचे कुछ खाने पीने की चीजों के नाम लिखे हैं। जो चीजें हम पेड़ पौधों से लेते हैं उन पर हरे रंग से गोला लगाओ और जो चीजें हमें जानवरों से मिलती हैं उन पर लाल रंग से गोला लगाओ। तो हमें बच्चों के लिए यहाँ पर बच्चे इसके लिए बच्चों के लिए एक एक्टिविटी दी गई है और पहचानने के लिए बताया गया है कि जो हमें पेड़ पौधों से मिल रही है वहां पर आपको ग्रीन वो मार्क करना है और जो जानवरों से मिल रही है वहां पर रेड करना है। तो ठीक है, ज्यादा खास नहीं है हमारे लिए, बच्चे आसानी से इसे पहचान लेंगे। चलिए, बच्चों के परिवेश में बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, जब तुम बीमार होते हो तो क्या पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजों को दवाई के रूप में लेते हो? कब कौन सी चीज लेते हो? चोट लगने पर क्या होता है और पेट में दर्द होने पर हम। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि हमारा परिवेश जो है, हमारा पर्यावरण जो है, वहां पर जो पेड़ पौधे हैं, ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जिनका हम दवाई के रूप में उपयोग करते हैं। तो जब ये चीज हम बच्चों को बताएंगे तो बच्चों की जो समझ है वो और विकसित होगी। जैसे कि कहीं भी चोट लग जाती है तो वहां पर जैसे जो नीम है, नीम की छाल ले ली जाती है, उसको लगा दिया जाता है। मतलब पेट खराब है किसी का या कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर क्या किया जाता है? नीम की पत्तियां हैं उनको बांटकर नीम की पत्तियां खिला दी जाती हैं, है ना? ब्लड प्योरीफायर के लिए कार्य करती हैं और तमाम। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि एक पेड़ मैं बता दे रहा हूँ, चलिए आपको, सिनकोना। सिनकोना पेड़ की जो छाल है उससे कोई दवाई बनाई जाती है किसी बीमारी के लिए, ठीक है? अब आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, मैं भी तो पढ़ूं आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है ना? आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कि सिनकोना पेड़ की जो छाल है वो किस बीमारी के लिए उपयोग में लाई जाती है, ठीक है? चलिए, तो और यहाँ पर देखिए खांसी के लिए बात कर रहे हैं। क्या है? तो खांसी के लिए जैसे हम कहें तो अदरक में शहद मिला लेते हैं, वो कार्य करता है। अब एक ये बच्चों के लिए फिर एक्टिविटी दे दी कि फूल कौन-कौन से हैं यहाँ से वो पहचानने हैं, पत्ते कौन से हैं और पौधे का कोई हिस्सा अगर खाया जाता है तो, और फल है, हमारे काम के नहीं है। ठीक है? इस अभ्यास में कुछ पौधों के ऐसे भाग दिए गए हैं जो कि हमारे भोजन का हिस्सा है। बातचीत के द्वारा इस सूची को बढ़ाया जा सकता है, तो बच्चे इस चीज़ का चर्चा कर लेंगे। ठीक है? चलिए, इस चैप्टर में हमें मिले इतने ही क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ खास नहीं है क्योंकि हम कक्षा 3 को पढ़ रहे हैं। जो-जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल रहे हैं, उसे हम उठाते जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जब हम कक्षा 4 की ईवीएस करेंगे, 5 की करेंगे, तो वहाँ से हमें एक अलग लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे और फैक्ट भी थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है? चलिए, अब देखिए यहाँ पर 15 पाठ आ गया हमारा, आओ बर्तन, आओ बनाएं बर्तन। ठीक है? तो यहाँ पर एक जो ये स्टोरी है, पूरी की पूरी स्टोरी एक कौवा और चिड़िया के ऊपर है। ठीक है? एक थी चिड़िया, नाम था फुद,
गुदी और एक था कौआ, नाम था भनाते। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन भनाते ने कहा, अरे ओ गुदगुदी, अगर पहले तूने अंडे दिए तो मैं खाऊंगा, और अगर मैंने पहले अंडे दिए तो तू खा लेना, कबूल? तो चिड़िया बोली, कबूल। कुछ दिन बाद फुदगुदी ने अंडा दिया। भनाते बोला, दे दे अंडा, खाऊंगा, दे दे। फुदगुदी डर गई, बोली, ठीक भाई ठीक, पर पहले धो आओ नदी में। बनाते गया नदी तट पर, बोला, हे नदी। नदी बोली, क्या भाई बनाते? बनाते बोला, नदी नदी पानी दे दे। यहाँ पर ये जो पूरी स्टोरी है बच्चों के लिए है, मतलब आ, मिट्टी के लिए बात हो रही है। ये वहाँ जो कुम्हार है, वहाँ उसके पास जाता है वो कुल्हड़ लेने, और ये स्टोरी पूरी की पूरी दी है। कुल्हड़ लेकर जाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा, ये कौवा कह रहा है यहाँ पर। फिर ये कौवे के द्वारा एक और ये दे दिया जैसे यहाँ पर, ठीक है। मिट्टी लेकर जाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। और यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टोरी चिड़िया और कौवे के ऊपर है, ठीक है। तो इस कहानी पर नाटक करने में बच्चों को बहुत मजा आएगा। तो इस तरीके की क्या है कि इस कहानी के जो कौवा और चिड़िया के जो स्टोरी है, इस पर हम क्या है, एक नाटक करवा सकते हैं। बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें, और क्रियाओं का क्रम समझने में भी बच्चों को क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। बच्चों को अपने सृजनात्मक विचारों को बताने के पूरे मौके दें। जब आप बच्चों को कक्षा में पढ़ा रहे हो तो उनके जो भी क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, आप उनकी सराहना करें, उनको पूरे के पूरे अवसर प्रदान करें। जिससे क्या होगा, बच्चा सृजनशील बनेगा। स्वयं क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित करें। आप बच्चों को बता देंगे तो बच्चा खुद से नहीं कर पाएगा, लेकिन जब बच्चा किसी चीज को खुद से करके सीखेगा तो वो ज्यादा टाइम तक उस चीज के लिए रहेगी उसके पास, है ना। क्या है कि खुद से करके सीखना, है ना। तो स्वयं क्रियाकलाप करने के लिए बच्चों को हमें क्या करना है, मोटिवेट करना है कि आप खुद से करिए इस चीज को। चलिए, यहाँ पर मिट्टी का लड्डू, लड्डू से कटोरी, ये बच्चों के लिए एक एक्टिविटी दी गई यहाँ पर। मिट्टी का सांप, सांप का बर्तन, फिर ये एक्टिविटी है। मिट्टी की रोटी, रोटी का बर्तन। तो मिट्टी का पूरा यहाँ पर दिया गया है कि मिट्टी से क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होंगे, पर बच्चों को करके सीखने का आनंद भी मिलेगा, बाय डूइंग। यानी कि करके सीखना ये जो है वो मेन है। ध्यान रखें, बच्चे किसी चीज को कब जल्दी सीखते हैं, तो वे किसी चीज को जब खुद से करके सीखते हैं तो बहुत जल्दी सीखते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए एक्टिविटी दी गई है। और जब आप टीचर बन जाओगे, स्कूल्स में जाओगे, तो जो एफएलएन की बुक है उनमें भी ये पूरी दी गई है। मतलब ये इतनी भी एक्टिविटीज हैं कि पत्तियों से बनवाओ और मिट्टी के खिलौने बनवाओ, तो ये बड़ी एक्टिविटी वाली चीजें बच्चों के लिए बताई गई हैं। उससे क्या है, जब खुद से करके सीख रहे हैं तो ये परमानेंट उनके पास चीजें रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पर जानते हो, एक फैक्ट दिए है, चलिए जान लेते हैं। बहुत बहुत साल पहले एक समय ऐसा था जब लोगों के पास बर्तन ही नहीं थे, पर लोगों को खाने पीने की चीजों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की जरूरत पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। यानी कि पहले के अगर पुराने समय में बात की जाए तो नहीं थे, बर्तन नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे दिमाग लगाया तो बर्तन बनाने शुरू हुए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या कुरेद कर, और मिट्टी के बर्तन गूंथ कर हाथों से बनाए गए थे। लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। तो ये जो है बर्तन बनाने की प्रोसेस धीरे धीरे आई, है ना। और आज आप देख पाते हैं कि बर्तन आर्टिफिशियल आ गए हैं, वही तमाम तरह के आप किसी भी धातु के बर्तन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले के समय की बात हो रही है, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अत्याधुनिक सुविधाएं नहीं थी, तब की बात है, बहुत प्राचीन समय की। तो वहां पर मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे और पत्थर के बर्तन हुआ करते थे, ठीक है। तो ये थे हमारे तीनों चैप्टर, और इनको हमने अच्छे से कवर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छे से पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी किया करो, ठीक है। चलिए मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।